औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक टीवी और मैं हूं मिसबाउद्दीन शेख। अल्ताफ़ हुसैन साहब बानी MQM को बहुत सारे लोगों ने गद्दार कहा, जिसमें जब सोशल मीडिया का टाइम आया तो उसमें बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। ठीक है, जिन्होंने चलाई उनका MQM से या उनका कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनको जो गद्दार कहा उन्हीं के जो लोगों ने, जिसमें से मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर ख़ान, आफाक अहमद और दीगर वो लोग जो APMSO से लेकर MQM की बुनियाद में अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ शामिल थे, उन लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए बिना सबूत के, क्योंकि जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो वो इस बात से इनकार करते हैं कि हम या तो ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, या फिर ये कहते हैं कि हमें जहाँ सबूत दिखाना होंगे हम दिखा देंगे। अभी तक इन लोगों ने, ये जितने भी MQM से निकले हुए लोग हैं, फारूक सत्तार, आमिर ख़ान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर वो लोग जो MQM से निकले हैं जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ाम लगाए, वो आज तक सबूत नहीं दे सके कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, अल्ताफ़ हुसैन ने कोई गद्दारी करी है मुल्क के साथ, या फिर अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी कौम के साथ कोई गद्दारी करी है। जिस तरह ये आवाम के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के आगे बोल देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, रॉ का एजेंट, इसी तरह अगर ये अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ सबूत भी पेश करते तो फिर इस बात का यकीन किया जा सकता था या इस बात को माना जा सकता था कि ये सच बोल रहे हैं। लेकिन ये सच इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि ये जिसके कहने पे चल रहे हैं, इनको चलना इनकी मजबूरी है। अगर नहीं चलेंगे तो इनके साथ क्या होगा, वही होगा जो दीगर लोगों के साथ हुआ। या तो बड़े रहनुमा थे तो खामोश करवा दिए गए, या फिर गायब हो गए, या फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। कुछ लोग जेलों में पड़े हैं, तो यही इनके साथ होना था। तो ये तो जाहिर सी बात है, जो सियासत में पैसा कमाने आता है, जो जिसका कोई अपना एम नहीं होता अपनी कौम के लिए, वो चाहे पूरे पाकिस्तान की बात हो या पूरे अपनी एक, जैसे हमारे पाकिस्तान में लसानियत की बात है, लसानी सियासत होती है, तो अगर लसानियत की बात की जाए, अगर ये अपनी महाजिर कौम से मुखलिस होते तो कभी भी ऐसा नहीं करते। अब तो ये बात आ गई चले कि इन्होंने गद्दारी के इल्ज़ाम लगा दिए, सब बातें कर दी, सबूत भी नहीं दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आफाक अहमद साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर ख़ान और दीगर जितने भी लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जो अपनी 4-4 आदमियों की, 4-4 लोगों की, 5-5 लोगों की जमात बना के बैठे हुए हैं, ये इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल आने वाले वक्त में इनको गद्दार नहीं कहा जाएगा। ये इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिस तरह MQM पे सियासी ऑपरेशन होते रहें, इल्ज़ाम लगाकर मुल्क दुश्मनी के, गद्दारी के, दहशतगर्दी के, बत्ताखोरी के, क्या ये इल्ज़ाम आप लोगों पे नहीं लगाए जाएंगे? इस बात की गारंटी ये तमाम लोग दे सकते हैं जो अल्ताफ़ हुसैन से अलग हुए, क्योंकि ये ऑपरेशन अल्ताफ़ हुसैन के लिए नहीं, ये ऑपरेशन होता है महाजिर कौम के लिए। ये अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ नहीं, ये MQM के ख़िलाफ़ नहीं, ये महाजिर कौम के ख़िलाफ़ होता है। उसकी वजह ये है कि 1965 में जो सदारती इलेक्शन हुए थे, अय्यूब खान ने जो करवाए थे, उस टाइम के आर्मी चीफ ने, जिसमें आज के जमहूरी दावेदार पीपल्स पार्टी के जो दादा अब्बू थे या नाना अब्बू थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी नाजायज़ औलाद बनकर, जिन्होंने महाजिरों के ख़िलाफ़ ये पूरा एक प्लान तैयार किया था। और 65 की जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें महाजिरों ने और बंगालियों ने फ़ातिमा अली जिन्ना का, मादर मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मादर मिल्लत फ़ातिमा अली जिन्ना का साथ दिया था सदारती निज़ाम में अय्यूब खान के ख़िलाफ़। उनके ख़िलाफ़ जो
साजिश जब से 1965 से चलती आ रही है, वो उसकी मिसाल एक बांग्लादेश जो बंगाल 71 में अलग हुआ, फिर 73 में जो उन लोगों के ख़िलाफ़ एक कोटा सिस्टम बनाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कोटा सिस्टम बनाया, जो आज तक राइज हुआ है हमारे पर, काबिज़ हुआ हुआ है, कब्ज़ा हुआ हुआ है हमारे ऊपर काबिज़ कर दिया वो कोटा सिस्टम 1973 में, और जिसके बुनियाद पे एमकेएम बनी थी। तो वो जो कोटा सिस्टम बनाया था वो इसी बुनियाद पर बनाया था क्योंकि 1965 में महाजिरों ने, क्योंकि बंगाल तो अपना अलग हो गया 71 से, लेकिन जो 1971 की जंग में बंगाल अलग हो गया, लेकिन 1965 में जो सदारती निज़ाम में जब बंगाल साथ था और पाकिस्तान में बनाने वाले लोग, तो पाकिस्तान के उस टाइम पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था, अपने साथ पाकिस्तान लेकर आए थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने अय्यूब खान के ख़िलाफ़ वोट देकर फातिमा अली जिन्ना को वोट दिया था, फातिमा अली जिन्ना की फेवर में। जब से जो महाजिरों पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है, वो आज 2022 का एंड हो गया है, 2023 शुरू होने वाला है, आज तक वो इल्ज़ाम कायम है। वो कायम इसी वजह से है क्योंकि हम असल जमहूरियत के दावेदार, हमने असल जमहूरियत का साथ दिया था, लेकिन जो आज जमहूरियत के दावेदार बनते हैं वो तो ख़ुद अय्यूब खान की पैदावार है। ये मैंने सवाल छोड़े, मुझे इस बात का जवाब हर वो एमकेएम का सपोर्टर दे जो मौजूदा पीएसपी का सपोर्टर है, जो मौजूदा एमकेएम का सपोर्टर है, और जो मौजूदा बादलाबाद और पीआईबी वालों का सपोर्टर है, वो मुझे इस बात का जवाब दे जो ऑपरेशन एमकेएम के ऊपर या महाजिरों के ऊपर 1965 से आज तक होते आ रहे हैं, वो आप लोगों के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। इस बात की कोई गारंटी है तो आप ज़रूर दिएगा, क्योंकि आप जो कारकुनान, इनके जो आपके इस पार्टी के कारकुनान हैं, वो भी अगर अपने लीडर से इसकी गारंटी मांगी तो उनके लीडर उनको गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आप पे लेबल लगा हुआ है कि आप गद्दार हो, क्योंकि आपने 1965 में पाकिस्तान बनाने वालों का साथ दिया, यानी कि फातिमा अली जिन्ना का साथ दिया, अय्यूब खान का साथ नहीं दिया। खैर ये बहुत अलग बात है, इस पर सोचना है, समझना है और फैसला करना है। अब बात करते हैं हम हमारे मुल्क की। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारा जो मुल्क है इस्लाम का किला है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम दुनिया में जो इस्लाम का पहला मुल्क है वो पहला एटमी पावर जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन ये जो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें इंसाफ का क्या निज़ाम है? यहाँ इंसाफ ख़रीदा जाता है, यहाँ इंसाफ बेचा जाता है। ख़रीदार मजबूत है, जितना पैसा है वो आराम से ख़रीद सकता है, और बेचने वाले तो वहीं दलाल। और क्योंकि जो इंसाफ बेचता है वो एक ईमानदार नहीं हो सकता, उसको दलाल ही बोला जा सकता है। हमारे मुल्क में ये निज़ाम इतना ख़राब हो गया है कि जो ईमानदार या जो ईमानदारी से किसी डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहा है तो उसकी नौकरी चंद दिन की रह जाती है। अगर उसकी नौकरी में टाइम हो, वो ज़बरदस्ती बैठा हुआ है, तो फिर उसकी ज़िंदगी चंद दिन की रह जाती है। पिछले 5, 6, 7 सालों में जो हुआ ये सबके सामने है। कमर बाजवा साहब की पॉलिसी से किसी को इख्तलाफ हो ना हो, मुझ समेत कराची वालों को इख्तलाफ है, क्योंकि कराची में कमर बाजवा साहब ने जो मयार रखा वो सबके सामने है। इनके ही दौर में सबसे ज़्यादा अगवानी, दहशतगर्द, मंशात फरोश, गैर मुल्की, बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी कागजात के पाकिस्तान में आए और ख़ास कर कराची में काबिज हुए। कराची की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उनको बेचा, उनके खाते चेंज किए, उनकी मलकियत चेंज करी। जो असल मालिक था वो बेचारा दरबदर हो गया, कोर्ट गया तो रास्ते में मारा गया। बहुत सारे ऐसे मामला हुए। इंसाफ तो ऐसा है हमारे मुल्क में कि रहीम सवाती जैसा दहशतगर्द, परवेज़ मुशर्रफ पे हमला करने वाले दहशतगर्द, शाहरुख जतोई जैसे कातिल, ये तो अदालतों से निकल जाते हैं। उज़ैर बलोच जैसा अपने जो है जुर्म कबूल करने वाला, जिसने हज़ारों लोगों को कत्ल किया हो, वो तो आज़ाद हो जाता है, उसको तो अदालत आज़ाद कर देती है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है और जो इंसाफ के लिए अदालतों की 5 साल 6 साल से चक्कर लगा रहा है, उससे इंसाफ नहीं मिलता। उसे इंसाफ इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए। ये है हमारे पाकिस्तान का इंसाफ।
हम इस्लामी जमहूरियत की बात करते हैं, हम अपने मुल्क में इंसाफ नहीं पैदा कर सकते या अपने मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, तो फिर हम पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को कैसे, किस तरह हम अपने जितने भी बिरादर ममालिक हैं इस्लामी, उनको हम ये इस्लाम की सपोर्ट कर सकते हैं या इंसाफ की सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। बहुत बेहतरीन आदमी है, जितना मैंने इनके बारे में अभी स्टडी करना शुरू करा है, बहुत बेहतरीन, बहुत मुखलिस। पाकिस्तान के बहुत कम जनरल है जो पाकिस्तान के इतने मुखलिस रहे, जिनमें से ये सबसे अव्वल में आते हैं। 2 लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी, एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिससे पाकिस्तान का हर दुश्मन मुल्क कांपता है, दूसरे आसिम मुनीर साहब आए। और अभी तक भारत के मीडिया को, पूरे भारत को मोशन लगे हुए हैं, जिस तरह वो वावेला कर रहा है अपने मीडिया पे बैठकर आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है। आसिम मुनीर साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, आपसे मेरी अपील है कि खुदारा कराची पे रहम करें, कराची पे कोटा सिस्टम ये ख़त्म करवाएं, क्योंकि एक चांस मिला था परवेज़ मुशर्रफ की दौर में, अगर ख़त्म हो जाता तो हो जाता, उसके बाद आज तक ख़त्म नहीं हुआ। ये आप कराची वालों पे रहम करें और ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवाएं, ताकि कराची की जो गुज़िश्ता 3 नस्लों ने अपनी बर्बादी देखी है, वो आने वाली मज़ीद नस्लें ना देख सकें। आपकी इस कोटा सिस्टम की वजह से, पाकिस्तान के जो सिंध में जो ये कोटा सिस्टम है कराची के ऊपर, इस कोटा सिस्टम की वजह से डिपार्टमेंट, एक पुलिस ऑफिसर नहीं, सिपाही, जो ट्रैफिक सिपाही सिग्नल पे खड़ा हुआ है, उससे लेकर एक बड़े डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर तक रिश्वत का बाजार गर्म है। ये आसिम मुनीर साहब आपने देखना है। बिना रिश्वत के इस मुल्क में, इस शहर में कुछ काम नहीं हो रहा। जो पैसा दे रहा है वो कामयाब है। आसिम मुनीर साहब, आपने ये भी देखना है कि ये जो मुल्क है ये कितनी कुर्बानियों से बनाया गया था। क्या इसलिए बनाया गया था जो पैसा देगा, जो रिश्वत देगा, जो करप्शन करेगा वही कामयाब होगा? आसिम मुनीर साहब, आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि ये चोर, डाकू, लुटेरे हमारे मुल्क को चलाएं, ऐसे लोग डिपार्टमेंट को चलाएं जिनको ये नहीं पता होता उनके टेबल पे जो पेपर रखे हुए हैं उस पर लिखा हुआ क्या है, वो सिर्फ बैठ के नोट गिनते हैं और सिग्नेचर करते हैं उन पेपरों पर। आसिम मुनीर साहब, अब आप पाकिस्तान के लिए एक मिसाल, क्योंकि हर शख्स, चाहे वो आर्मी के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो आर्मी के फेवर में हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, इस वक्त सब ये बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के लिए, और ख़ासकर कराची वाले ये बात कर रहे हैं कि अब कराची के लिए अच्छा होगा। आसिम मुनीर साहब, आपसे दरख्वास्त है, आप कराची के हक़ के लिए बात करें, कराची के लोगों के हकूक़ की बात करें, कराची के लोगों को हकूक़ दिलवाएं, ये कोटा सिस्टम ख़त्म करवाएं, ताकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाइकें चला रहे हैं, फूड पांडा कर रहे हैं, दीगर कंपनियों में गाड़ियाँ चला रहे हैं, टैक्सियाँ चला रहे हैं, वो इससे निजात हासिल करें और नौकरियाँ, इनको इनके हक़ की नौकरी मिल सके। और सबसे बड़ी बात, जिनको सन कोटे की नौकरियाँ थीं वो तक आज तक फराम नहीं की गई, इस पर भी आपने देखना है। आसिम मुनीर साहब, कराची पे आपने कमेटी बनाने पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। कराची को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, इस वक्त कराची को किसी सियासतदान की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि कराची में सियासत भी कायम रहे और आर्मी का भी होल्ड कायम रहे, तो फिर कराची को एक लीडर की ज़रूरत है। उस लीडर की सियासत को आगाज़ ऑन कर दें, खुद ब खुद कराची ठीक हो जाएगा। वो लीडर आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस लीडर की कराची की हर आवाम को ज़रूरत है, क्योंकि उसने जो भी था, जैसा भी था, लोग कुछ भी बोलें, लेकिन उस शख्स ने लंदन में बैठ के पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची वालों के लिए बहुत कुछ करा है। कराची वाले सुकून का सांस लेते थे जब एक यूनिट और सेक्टर के लड़के आके इलाके में ड्यूटियाँ देते थे, क्योंकि जो आपके अंडर सिक्योरिटी के सिक्योरिटी का दावेदार बनता है कराची का, वो इस वक्त अगवानियों को सपोर्ट कर रहा है, अगवानियों की मंशात को सपोर्ट कर रहा है, कराची वालों को वो हिकारत की नज़र से देख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बनाकर जो कराची वालों को इनाम मिल रहा है वो करा जा रहा है। जिस तरह नफ़रत की जा रही है कराची वालों से, दीगर लोग आके यहाँ जो नफ़रत दिखा रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, आपने इसको ख़त्म करवाना है। और
ये साबित करवाना है कि हाँ, ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था ये कल भी पाकिस्तान के मुखलिस था, आज भी मुखलिस हैं। हर बुरे वक्त में, हर मामले में, हर पाकिस्तान की परेशानी में यही लोग खड़े होते हैं, बाकी सब सिर्फ ड्रामा करते हैं। अल्लाह ताला आपको कराची के लिए अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान और कराची के दुश्मनों को ख़त्म करने की भी अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।